जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज मंगलवार के दिन आपका दिन मंगलमय हो, इस मनोकामना के साथ हम शुरुआत करते हैं आज का स्पेशल और ख़ास रेडियो प्रोग्राम, और कहीं नहीं रेडियो सम्राट पर। जी हाँ दोस्तों, अब रेडियो सम्राट पर ये खास प्रोग्राम जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, और आज हमारे बीच कुछ स्पेशल मेहमान हैं और ख़ास गेस्ट हैं जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। और बातचीत के दौरान हम वैसे बातचीत करेंगे जिससे अगर आपको मुक्ति मिल जाए तो बड़ा खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, हम वैसे बातचीत करेंगे। तो जब कभी आपके अगर दिल दिमाग या बॉडी में दर्द रहती है, पेन रहता है, हेडेक रहता है, स्टोमक पेन रहता है या बैकेज रहती है, कई तरह का अगर पेन रहता है और उससे अगर मुक्ति मिलती है तो आदमी में एक अलग खुशी और एक आनंद की अनुभूति होती है। तो आज हम एक स्पेशल और खास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार मेहता से हम आज बात कराने जा रहे हैं, जो पलामू के धरती पुत्र हैं या यूं कहें सन ऑफ द सॉइल है। जी हाँ दोस्तों, इनकी शुरुआत यहाँ से गांव से लेकर करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम कमाए और बहुत सारे अवार्ड जीते और बहुत सारे उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं। और ये मुंबई में अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्थोपेडिक जगजीवन राम हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। लेकिन इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे कहाँ से हुई है, ये तो हम इन्हीं के जुबानी जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना कि इत्र मित्र चरित्र और चित्र अपना परिचय खुद देते हैं। तो मैं आज जिनका परिचय कराने जा रहा हूँ, तो मित्र तो होते हैं तो एक अलग उत्साह और ऊर्जा की अनुभूति होती है, लेकिन अगर मित्र के साथ में आपके साथ अगर कोई बड़ा भाई बगल में अगर खड़ा हो जाए तो धरती के सबसे ताकतवर इंसान हो जाते हैं। आज बड़ी खुशकिस्मती है और बहुत मौका बहुत खास है कि मेरे साथ मेरे मेंटर जिन्होंने मेरे को पढ़ाया और गाइड किया और बेहतर ज़िंदगी में कैसे करना है, इसके लिए इन्होंने हमेशा प्रेरित किया। और आज वो मेरे बगल में है और उनका मैं खासम खास इंटरव्यू और बातचीत कर रहा हूँ। तो इससे हमारी खुशी की अनुभूति कुछ नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन मैं खासम खास अपने गेस्ट से हम बात करेंगे कि सर आप बताएं अपना परिचय, और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अगर दर्द और दुख आपको ज़िंदगी में आती है तो भगवान तो नहीं आते हैं, लेकिन भगवान के दूत में डॉक्टर साहब को भेज देते हैं। तो आज हमारे बीच ख्याति प्राप्त डॉक्टर साहब हैं जिनसे हम स्पेशल और खास बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, अपना परिचय दें और पलामू वासी को हाय बोलें। सर्वप्रथम रेडियो सम्राट के श्रोता बंधुओं को नमस्कार और जोहार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, पलामू की धरती से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरी शिक्षा सर्वप्रथम पलामू जिला स्कूल से हुई और यहाँ से मैं 81 में मैट्रिकुलेशन करने के बाद पटना साइंस कॉलेज चला गया और वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की पटना साइंस कॉलेज से, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं MBBS पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। और MBBS पास करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पटना मेडिकल कॉलेज से ही, और उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए धरान नेपाल में चला गया, जहाँ पर सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट की। और वहाँ से बड़े बड़े डॉक्टरों के सानिध्य में मैंने बहुत सारी बातें और बहुत सारे सर्जरी सीखे। फिर वहाँ से मैंने UPSC कंप्लीट करके मुंबई में ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्वाइन किया, और आज मैं वहाँ पर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और मैं वहाँ रहते हुए बहुत सारी उपलब्धियाँ भी हासिल की, और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी थी 2 ऑर्थोपेडिक बुक्स जो इंटरनेशनल एडिशन के हैं। एक है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पर
और दूसरा है प्रिजर्वेटिव नी सर्जरी पर। दोनों न्यू दिल्ली, यूएसए, इंग्लैंड, पनामा सिटी से प्रकाशित हुई है और ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को मार्गदर्शन का काम करती है और हमारे कार्य की समीक्षा कर हमें 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभी मैं अपने जन्म स्थली में आया था तो मुझे मौका मिला आप लोगों से रूबरू होने का। धन्यवाद। जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे लंबी चौड़ी बात, आपका परिचय को तो हमने सुना, हम कुछ रहस्य वाली बात बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये कहते हैं ना कि जो हमारे बीच जो गेस्ट हैं हमारे जन्मभूमि से हैं, और जन्मभूमि से है तो आप समझिए कि ये जब आए तो बाहर तो आई ही आई है। तो दोस्तों, अचीवमेंट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ये शॉर्ट में बताया है। और ये इसलिए बताते हुए मेरे गर्व हो रहा है कि हम बताएं कि मेरे भी मेंटर शुरुआत में यही रहे हुए हैं, और पलामू में आके काम करने का जो जुनून जज्बा अगर कोई भरा पीछे से, तो डॉक्टर मेहता का बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है दोस्तों। लेकिन अब थोड़ी सी हम आते हैं, अब आपके पास भगवान के दूत डॉक्टर से डॉक्टर वाली हम कुछ बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो आदमी परेशान होता है दर्द से, दर्द कितने तरह के होते हैं और इसके कारण और निवारण पे आप प्रकाश डालें। धन्यवाद। एक्चुअली जब 40 की उम्र होने लगती है तो बहुत सारे लोगों को जो कॉमन पेन है, कॉमन दर्द हैं, वो सबसे कॉमन की बातें हम करेंगे, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आज न कल सबको होता ही है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे फार्मर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको लगभग होता है। तो वो जो कॉमन दर्द है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। उसमें जो सबसे कॉमन है वो गर्दन का दर्द, उसके बाद शोल्डर पेन, कंधे का दर्द, उसके बाद कमर का दर्द, बैक पेन जो आ जाते हैं, कमर का दर्द। जी हाँ, कमर का दर्द। यस, कमर का दर्द, जिसको लो बैक पेन भी बोलते हैं। सारे लोग समझते हैं लो बैक पेन, कमर का दर्द। उसके बाद घुटने का दर्द। हाँ, ये तो बड़ा कॉमन है। ये सारे कॉमन हैं जो 40 के बाद चालू हो जाते हैं। हम इन कॉमन बीमारियों के बारे में आज जिक्र करेंगे 1 by 1। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो हमने भी सफ़र किया है वो बैक पेन से सर। तो बैक पेन से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो रीढ़ की हड्डी होती है बैक पेन, और उसका पेन कोई भी लगता है कि जो वर्टिब्रेट्स जहाँ जॉइंट रहता है कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो गजब का पेन होती है, और वो पेन असहनीय होती है। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, बैक पेन के बहुत से कारण हैं, साइकोलॉजिकल से लेकर के एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बहुत सारे कारण हैं। उसमें उम्र के साथ कुछ हड्डियां घिसने लगती हैं, जैसे जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, फैसेट आर्थराइटिस हो जाते हैं, उससे बैक पेन होने लगते हैं। उसके बाद डिस्क डिजनरेशन, उम्र के साथ डिस्क भी डिजनरेट करता है, उससे भी बैक पेन होते हैं। और एक कॉमन है पोस्चर, अगर ठीक पोस्चर नहीं रख रहे हैं टीवी देखते वक्त या मोबाइल चलाते वक्त लैपटॉप या कोई काम करते वक्त, तो उसमें भी बैक पेन होने लगते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, बैक स्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें भी पेन होते हैं। और जो पैथोलॉजिकल है, जिसके चलते कई बार आदमी को पैरों में झुंझुनाहन या नमनेस, टिंगलिंग जिसको बोलते हैं, वो होने लगे, तो उसके लिए MRI, एक्सरे वगैरह सब जांच करा के देखना चाहिए कि कहीं डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं है जी। अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो इसका एक अलग ढंग से इलाज होती है।
ये इलाज जो आप डिस्क कोलैप्स में स्पेशली जो करते हैं, ये पोस्चर करेक्शन से होती है या कोई सर्जरी लोग प्रेफर करते हैं? एक्सरसाइज? सर्जरी तुरंत नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जैसे कंप्लीट बेड रेस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेस्ट इज बेस्ट एनालिसिस, एंड जो भी स्ट्रेस है ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, बैक सपोर्ट, हार्ट फर्मेंटेशन, पेन किलर्स एंड कुछ टिंगलिंग नमनेस कम करने की दवाइयाँ होती हैं, मेडिकेशन होते हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो लेकर के ट्राई करना चाहिए। यूजुअली 3-4 वीक्स में पेन रिड्यूस हो जाते हैं। और सर्जरी की चांस तभी आती है जब आप एमआरआई में कंफर्म हो जाता है और उसका सिम्टम परसिस्टेंट हो, साथ में ही क्लाउडिकेशन होने लगे, जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन का मतलब होता है कि आप कुछ दूरी चलने के बाद बैठना पड़ता है आपको। अच्छा। बैठना और रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा दूरी चलने के बाद बैठना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। अगर ये होने लगे तो एमआरआई का जांच करा करके डॉक्टर से मिलके फिर उसका सर्जरी कराने की नौबत आ जाती है। अच्छा, ये बैक पेन में जो बात करें तो बैक पेन में कई सेक्शन है वर्टिब्रेट्स में, जो हम रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं, तो उसमें नीचे से ऊपर तक बहुत सारे ना जॉइंट्स, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मसल्स हो जाते हैं, या कार्टिलेज, क्या एक स्पेशल फॉर्म का होता है, डिस्क कोलैप्स में। तो ऊपर जो नेक से लेकर के और नीचे का जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी कहाँ पर होता है और उसका कारण क्या है? या एक्चुअली 7 नेक में वर्टिब्री होती है, और थोरेसिक फिर होते हैं, फिर लंबर होते हैं। तो लो बैक पेन इसलिए ज़्यादा होता है कि जब हम कभी भी झुक करके कोई चीज़ उठाते हैं तो एक लिवरेज बनता है बॉडी का, तो उसके चलते अगर हम 5 केजी का वेट उठाते हैं तो 25 केजी का वेट उस पर पड़ता है लोअर बैक में, तो 5 गुना उस पर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। राइट। तो उसके चलते लो बैक पेन वेरी कॉमन हो जाता है, सबसे कॉमन हो जाता है, और डे टू डे लाइफ में लगभग हर किसी को इसकी सामना करना पड़ता है। और एक बहुत ही फैक्ट है जो आप समझ सकते हैं कि वो जो फैक्ट है कि ईश्वर ने हमें, हर जीव को 4 पैर पर चलने के लिए बनाया था, राइट, और हम स्ट्रेट खड़े हो गए, राइट। तो नेचर के खिलाफ हम चले गए, तो नेचर ने पनिशमेंट दिया कि ठीक है आप खड़े तो हो गए बट कमर में दर्द रहेगा, राइट। तो इसलिए सबसे कॉमन पेन कमर में होता है, उसके बाद दूसरा नेक में होता है। हाँ, नेक का भी बहुत कॉमन है और बहुत परेशान करता है, राइट। तो नेक का जो पेन है, आजकल तो सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, और ज़्यादा देर देखेंगे कि सारे लोग आंख गड़ा करके मोबाइल में पड़े रहते हैं, मोबाइल लैपटॉप टीवी सब देख रहे हैं, तो उसके चलते भी एक स्ट्रेस पड़ता है नेक। और एक और भी फैशन हो गया है पानी पीने का फैशन, मुड़ी उठा करके और बोतल से इसे गड़गड़ पानी मारना। तो ये जो भी लगता है कि इसका भी वो कारण है, क्योंकि अच्छा पोस्चर तो नहीं है पानी पीने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आप बोतल से पानी पिएंगे तो गर्दन, मतलब सिर को ऊपर करना पड़ेगा, तो गर्दन पर ओवर स्ट्रेस पड़ता है, जिसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। तो हाइपर एक्सटेंशन में जो फैसेट ज्वाइंट हैं उस पर स्ट्रेस आता है, और फैसेट ज्वाइंट धीरे धीरे इन्फ्लेम्ड होकर के और आर्थराइटिस होना शुरू हो जाते हैं, और जिसके चलते पेन बढ़ जाता है। बट आप जब भी बोतल से पानी पीना चाहें तो अवॉइड करें उसको, कोशिश करें कि उसको ग्लास में लेकर के आराम से पानी पिएं।
हड़बड़ी की कहीं जरूरत नहीं है, परंतु आजकल तो बोतल से ही मिलते हैं पानी। बोतल हर जगह अवेलेबल है, तो एवरीबडी वांट्स की यहाँ फैशन डायरेक्ट का भी पार्ट बन गया ना। ग्लास से पिएगा एयरपोर्ट पे तो लगेगा देहाती है, और वही बोतल से पिएगा तो लगेगा कि हम तो शहरी है, 5 स्टार वाले हैं। तो ये भी वो कारण है कि स्टेटस सिंबल के रूप में बोतल लो, गड़गड़ मार लो। हाँ नहीं, ओकेजनल ठीक है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में हैं तो गिलास किधर ढूंढेंगे जी, वो ठीक है, बट ऑलवेज नहीं पीना चाहिए। घर में जैसे हैं तो घर में गिलास से पीना चाहिए, बट रास्ते में है, कहीं जर्नी में है, कहीं एयरपोर्ट पर है, ट्रेन में है, तब तो वो तो ओकेजनल हो गए। ओकेजनल के लिए यू कैन डू इट। जैसे हम लोग को मैथोलॉजिकल में लोटा और ग्लास का यूज जो किया जाता था, आखिर उसका कुछ कारण तो था साइंटिफिक। लोटा ग्लास से लोग पानी पीते थे, है ना। ऐसा नहीं था कि कुछ हम लोगों ने ऐसा बना रखा था जिससे ऊपर सर करके और पानी पीते थे। तो ये जो मॉडर्निटी जो आया है ना, वो मॉडर्निटी तो आई है लेकिन साथ में बीमारी भी लाई है। यस जी हाँ। जितना मॉडर्न चीज आया है साथ में सारी बीमारियां भी लाई हैं एसोसिएटेड। देखिए हर चीज का बेनिफिट होता है, हर चीज का नुकसान भी है, हर चीज का। चाहे आप मोबाइल लें, डिमेरिट लगा हुआ या मेरिट के साथ डिमेरिट लगा हुआ है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका मेरिट ज्यादा करते हैं या डिमेरिट को करते हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो अवॉइड द थिंग्स विच इज नॉट रिकमेंडेड, बट ओकेजनल कर सकते हैं। तो मेन अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले, एक ब्रेक लेने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो बैक पेन हुआ, बैक पेन में एक तो पोस्चर हो गया कि हम लोग पोस्चर गलत ले लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना। और दूसरा है कि उम्र के साथ हड्डी का घिसना। तो हड्डी का घिसना ये शहरी लोग के साथ ज्यादा क्यों होते हैं? गांव घर वाले लोग तो बोझा लेके घूमते रहते हैं, तो उन लोग को तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, देखते हैं शहरी लोगों में ज्यादा ये चीज है। देखिए हर चीज जो है ना, प्रकृति जो बनाया है आपको एक्टिव रहने के लिए बनाया है। गांव में लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, जाने अनजाने में उनके कमर का एक्सरसाइज होते रहता है, चाहे वो बोझा उठा रहे हैं, झुक के काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी कुछ न कुछ वो काम करते रहते हैं। और शहर में थोड़ा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं। इट रिकमेंडेड है कि जब भी कोई बैठने का काम हो तो कंटिन्यूअस आप नहीं बैठें, हर रिकमेंडेड है हर घंटे के बाद। अच्छा, यहाँ पर रोकेंगे थोड़ा सा कि ये जो कुछ बच्चे हैं जो बेड पे पढ़ते हैं, लेट जाते हैं सीना के बल पर और बेड पे पढ़ते हैं, तो उसका भी कुछ इफेक्ट है क्या? कि मुड़ी उठा करके ऐसे पढ़ना होता है उनको, किताब करके ना, बेड पोस्चर पर, और जो हड्डी होता है वो भी पोस्चर सीधा नहीं होता है। या कई बार देखिए कि बच्चा ऊंचा पर बैठ करके नीचे पढ़ रहा है, तो ये जो जिसको हम लोग कहते हैं पखुरा का हड्डी, पीठ वाला जो हड्डी है, वो कुबड़ा टाइप का निकल जाता है। हाँ। तो ये सब कितना कारण, कितना फैक्टर रह रहा है, बच्चों को इस सबको ध्यान देने की जरूरत है। यस एक्चुअली क्या है, पढ़ने के लिए कुर्सी टेबल बना हुआ है जी, राइट, बट मॉडर्न के साथ या फिर कभी कभी जस्ट चेंज ऑफ प्लेस के लिए बच्चे भी बेड पर चले जाते हैं, या फिर एकदम हुकड़ू, जिसको बोलते हैं हुकड़ू पढ़ के पढ़ रहे हैं। तो ये बैड पोस्चर है, ये पोस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस अगर ऐसा ज़्यादा देर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक पेन होने लगेगा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मदर्स लेकर के, फादर्स लेकर के, इस सर इनका तो ये पोस्चर देखिए एकदम ऐसे टेढ़ा हो गया, आगे की ओर झुक रहा है, या फिर बैक पेन इसको होना शुरू कर गया। तो यंग एज में 12-15 साल की उम्र में क्यों बैक पेन होगा? तो वो पोस्चर के चलते होता है। तो फिर हम बताते हैं कि तुम्हारा जो, या तो आप कंप्यूटर या मोबाइल या पढ़ाई लिखाई जो भी करते हो, इट इज बेटर टू सिट ऑन चेयर, कुर्सी टेबल पर बैठें, या आप ऐसे भी बैठ के कर रहे हैं तो स्ट्रेट बैठ के एट द लेवल ऑफ योर आईज, आँख के लेवल में रह करके आप करें। गर्दन को हमेशा झुका करके नहीं करें, नहीं तो पेन होना वो स्वाभाविक है, इसलिए कि मसल स्ट्रेस में चला जाता है और टेंशन में चला जाएगा मसल, तो स्टिफ हो जाएगा तो पेन होगा। टेंशन में कोई भी चला जाएगा तो चिल्लाएगा, दर्द होगा। सीधा बात तो यहाँ है ना। अच्छा, ये बताइए लास्टली में कि हम लोग थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरा जगह का पेन पर, लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चे का जो आजकल या लोगों का जो खान पान है ना, वो जो बोन का या दर्द का जो समस्या है वो कितना प्रभावित कर रहा है। आज के जो फास्ट फूड या कोका कोला ना, पेप्सी, बहुत सारी चीजें चल रही है ऐसा। और आजकल तो वो स्टिंजर आ रहा है, बैटरी चार्ज करने वाला एनर्जी देता है, देखे हैं
जिसे बैटरी चार्ज करता है इसे बोलता है स्ट्रिंजर, लेकिन हमको लगता है फुल ऑफ केमिकल्स है, बहुत तगड़ी केमिकल्स है। इस सब का कितना प्रभाव पड़ रहा है हम लोग को हेल्थ पर? देखिए, बच्चों को हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट में ही हेल्दी माइंड होते हैं। हमेशा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। आजकल के फूड में बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं। कई दिन के प्रिजर्व फूड को गर्म करके आप देखते होंगे, स्विगी, जोमेटो, ये एकदम फास्ट डिलीवरी कैसे होगा? खाना बनाने में तो टाइम लगेगा ना आपको, बिल्कुल लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा। और वो 10 मिनट में आपको कैसे ला के देते हैं? घर में ला के पहुंचा कैसे देते हैं? क्योंकि वो बना हुआ है, जस्ट उसको ओवन में डाला और सड़ा गला खाना ले आया। लेकिन हाँ, फ्रेश भी कैसे रहेगा? वो तो सड़ जाएगा ना। मान लिया 2 दिन से प्रिजर्व किए हुए हैं, तो क्या करेगा? उसमें केमिकल मिलाएगा, प्रिजर्वेटिव मिलाएगा, तो ताकि वो डीके करने से बचे। हाँ, डीके, सड़े नहीं। और उसमें थोड़ा चटनी उटनी डाल करके चटपटा बना के आपको सर्व कर देगा। विदिन 10 मिनट्स आप मिल गए, आप खुश हैं कि अरे सर ये तो कमाल है। राइट। तो ये सब जो फास्ट फूड है ना, बच्चों को हमेशा बचना चाहिए। इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। इवन आप जो ये पनीर खाते हैं, वो सब मिलावटी पनीर आने लगे हैं आजकल। इतने पनीर कहाँ से बनेंगे? तो वो सब से बचना चाहिए आपको। और बच्चों को सलाह दिया जाता है कि हेल्दी खाना खाएं। पेरेंट्स को भी सलाह दिए जाते हैं कि बच्चों का ध्यान रखें, ताकि और उनको ढंग से शिक्षक भी उनको एजुकेट करें कि ये सब से दूर रहें, और कोशिश करें हेल्दी डाइट खाने का, घर में बना हुआ जो फ्रेश हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज। आई थिंक सो कि बोन के लिए ये जो कहते हैं ना कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है बोन में तो लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो हमको लगता है कि ये भी एक मसला है कि प्रॉपर डाइट के साथ प्रॉपर गुड हैबिट्स को डेवलप करें। राइट। क्योंकि क्या होता है, आजकल बच्चे भी हमेशा इनडोर में ज़्यादा रहते हैं। आउटडोर गेम तो उनको हो नहीं रहे आजकल। वीडियो गेम, मोबाइल, इनडोर गेम ज़्यादा होते हैं। तो आजकल उनका सन एक्सपोजर भी कम होता है। सन एक्सपोजर क्या है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें भी बहुत जरूरत है विटामिन डी से। विटामिन डी जो बोन ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़ है नेचर। नेचर में क्या होता है कि आप जब बाहर खेलने जाते हैं तो आप जंप करते हैं। कोई भी खेल खेलते हैं तो जंप करते हैं। तो जंप से क्या होता है ना, ग्रोथ प्लेट जो है वो उस पर साइक्लिकल एक्सियल लोडिंग पड़ती है, तो उससे क्या ग्रोथ प्रॉपर होता है। राइट। तो इसलिए वो भी जरूरी है। बच्चों को खेलना, दौड़ना, उछलना, जंप मारना ये बहुत जरूरी है उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मसल के ग्रोथ के लिए, एक्सरसाइज के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, स्टिफनेस कम करने के लिए, और टेंशन फ्री रह करके फिर वो खेल करके आएंगे। देखिए बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, बट मोबाइल करके आएंगे फिर वो क्या इरिटेटेड रहेंगे, उनका मन नहीं लगेगा। ऑलरेडी मोबाइल सिंड्रोम आजकल चला है, कंप्यूटर सिंड्रोम और मोबाइल सिंड्रोम, इरिटेबिलिटी, हेडेक होगा बच्चों को, आई से पानी निकलना शुरू होगा। तो ये सब लेकर के वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे भी अभी देखे हैं कि हम लोग कहते थे ना कि विटामिन डी आजकल जब कमजोरी हो जाती है तो दवा तो लोगों न्यू रिच क्लास के लोग या रिच क्लास के लोग जिसको भी कहें फटाफट डॉक्टर भी जाते हैं, दवा तो लिखा लेते हैं, लेकिन उनका रहन सहन क्या है कि घर में कंप्लीट है, उनको धूप लग ही नहीं रहा। विटामिन डी तो चला दिया डॉक्टर, लेकिन विटामिन डी जैसा हम लोगों ने जान रखा है कि विटामिन डी तभी काम करता है जब उसको डायरेक्ट सन रेज कहीं ना कहीं उससे टकराता है उसके बॉडी से। हाँ, एक्चुअली क्या है, विटामिन डी जो है ना नेचुरल सिंथेसिस होता है स्किन के ऊपर सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे आप पत्ती लोग फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं ना, जी, तो वैसे ही सनलाइट का एक्सपोजर होता है, तो उससे स्किन पर जो सेल्स होते हैं एक्टिवेट करके विटामिन D3 का निर्माण करते हैं, जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल अपना मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं जी। और वो कोलेकैल्सिफेरॉल डायरेक्ट हड्डी को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि एक हार्मोन जैसा काम करते हैं। और वो क्या करते हैं कि किडनी, बोन, लीवर ये सब पर काम करके और वहाँ से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा करके वो बोन में जमा करते हैं। तो इसके चलते हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं।
और इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज से लोग अपना गोवा में आके सन बाथ लेते हाँ, हैं। सन बात लेते हैं, फॉरेनर लोग जाके बीच में फेंकाया रहता है। या क्योंकि उनके यहाँ तो उतना सन उगता नहीं है, हाँ, तो हम लोग सन बात करने आते सन हैं। बात करने आते हैं। तो जी। हमारा तो नेचुरल सन बात होता है। नेचुरल सन। हमारे किसान भाई तो दिन भर जी 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 जी। तो ये बात अभी हम लोगों ने सुना कि जो नेचर है, अगर नेचर से हम लोग आए हैं और नेचुरल हैबिट्स में रहते हैं, खान पान प्रॉपर रहते हैं और कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, तो शायद कुछ दर्द जो होती रहती है उससे निवारण हो सकता है और प्रॉपर कुछ एक्सरसाइज है। लेकिन हम लोग आगे बढ़ने से पहले पूरा पलामू आपको डॉक्टर साहब लव यू कहता है। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरे पलामू वासी को सेम आंसर दे रहे होंगे। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। पेन तो कई तरह के हैं, कहीं कहीं भी होती है, लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे आज की डेट में कि थोड़ा फ्रोजन शोल्डर जो होता है, कभी कभी एकदम जाम हो जाता होगा। आप लोग का देखते होंगे ना कि कभी हाथ उठाने में दिक्कत हो गया और कभी हाथ उठाया तो उठले रह गया, या कभी ऐसा हो गया कि हम लोग कहते हैं जॉइंट घसक गया। ये कई तरह की समस्याएं होती रहती है। हम इसके ऊपर में बात करते हैं पहले डॉक्टर साहब से कि ये जो शोल्डर होता है, शोल्डर कभी कहते हैं कि निकल गया, कभी लग गया, कभी जाम हो गया। सर ये है क्या, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। एक्चुअली शोल्डर जॉइंट का बनावट जो है उसमें एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जो थोड़ा सैलो रहता है ताकि आपका मूवमेंट एकदम 360 डिग्री चारों तरफ आप घुमा सकते हैं। जैसे हिप जॉइंट क्या है, सॉकेट जॉइंट है जिसमें कि आप लिमिटेड मूवमेंट है, बट शोल्डर जॉइंट आप पूरा घुमा सकते हैं। तो उसमें ग्लिनॉइड कैविटी जो सैलो होता है और ह्यूमरल हेड होता है उसको मिला करके बनता है, और उसके चारों तरफ जो होता है वो कैप्सूल होता है, और कैप्सूल के भी ऊपर एक रोटेटर कफ होता है। रोटेटर कफ कई मसल मिला करके बनते हैं, उतना डिटेल मसल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जी। तो वो ये सब बनने के बाद उसमें कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। उसके रिस्क वाले पेशेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे डायबिटीज वगैरह जिनको है उसमें ज़्यादा कॉमन देखा गया है, या ट्रॉमा हो गया कभी, या प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हो गया, जैसे कहीं फ्रैक्चर हो गया मान जी। लिया आपको हाथ में या कहीं भी एल्बो में, तो कई बार हम लोग इमोबिलाइज कर देते हैं टू अवॉइड द मूवमेंट, क्योंकि फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट होता है इमोबिलाइजेशन। पहला काम है इमोबिलाइजेशन, एक्सरसाइज, लिम्ब एलिवेशन, तब दवा की बारी आती है, राइट। तो कभी कभी इंजरी भी हो जाती है, तो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन से भी स्टिफनेस हो जाती है। और कभी कभी टेंडिनाइटिस जिसको बोलते हैं, टेंडन में इन्फ्लामेशन हो गया, राइट। उसी तरह इन्फ्लामेशन हो गया रोटेटर कफ, जो मसल कई लेयर से मिला करके बनते हैं शोल्डर के ऊपर, रोटेटर कफ में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसके चलते हो जाता है, उसको बोलते हैं पेरी आर्थराइटिस। मतलब जॉइंट के अंदर नहीं है, जॉइंट के बाहर में चारों तरफ से आर्थराइटिस हो गया, बट इट इज नॉट आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मीन्स हड्डी का घिसना होता है, बट मिसनोमर पेरी आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट से बाहर जो स्ट्रक्चर है, कैप्सूल है, और उनका जो रोटेटर कफ मसल है, टेंडन है ना, बाइक्सिपिटल टेंडन जो अंदर से आते हैं, तो वो सब का इन्फ्लामेशन हो जाता है, और धीरे धीरे जॉइंट जो है तो पेन करता है, स्टिफ हो जाता है, रोटेशन लिमिटेड होता है, ओवरहेड आप नहीं ले जा सकते हैं, बाल में कंघी करने में प्रॉब्लम आने लगती है, और ये सारे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, और स्टेज जब बढ़ता है तो वो और भी जाम हो जाते हैं। जो सीवियर स्टेज पेरीआर्थराइटिस का है उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। मतलब आपका मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाएगा, और आप डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए मुसीबतें आने लगेंगी, और साथ में नाइट पेन ज़्यादा होता है। नाइट पेन इसलिए ज़्यादा होता है जब और वो क्या करता है, आपका स्लीपिंग को डिस्टर्ब करता है। जी। आप 2 बजे 3 बजे उठ जाएंगे, उसके बाद नींद ही नहीं आएगी, इतना दर्द होगा। ये इसलिए होता है कि सारे रात में जब सोते हैं ना तो मसल रिलैक्स हो जाता है, और जो इन्फ्लेम्ड एरिया है वो आपस में मतलब ये आप कह लें कि टकराते हैं तो दर्द होने लगता है, टस लगता है, या तो ब्लड सर्कुलेशन भी होता है जो कि उसको डिस्टर्ब करता है, लगता है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है इसलिए पेन होता है। अच्छा, मेन जो वही है, स्वेलिंग हो गया एक तरह से। या
तो ये जो फ्रोजन शोल्डर जो होता है, और कभी कभी हाथ में देखा जाता है कि शोल्डर में दर्द हुआ, धोते होते होते लगता है कि ये जो पूरा कलाई के पास और हाथ जो पंजा होता है वहाँ पर लहर टाइप का फेंकना शुरू कर देता है। ऐसा सिम्टम क्यों हो जाता है? देखिए, कभी कभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल का भी डेफिसिट रहता है जो हमें मालूम नहीं चलता है, जब हम जांच कराते हैं तब पता चलता है। राइट राइट, हाँ। इस तरह का जो कॉमन है, टिंगलिंग नमनेस होना, फैटीग होना, मतलब पावर थकावट आ कम हो गया, जाना, हाँ, पावर थकावट कम हो का जाना, आना, हाँ, है किसी ना, को पकड़ रहे हैं तो ताकत नहीं लग रहा है। हाँ, लेजीपन फील करना, बहुत सारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, जैसे उसमें वन वन ऑफ द विटामिन B12, विटामिन डी, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किया। तो विटामिन B12 की भी जब कमी हो जाती है तो ये सब जो थकावट आती है, फैटिग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और टिंगलिंग नमनेस, भेग पेन, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इस तरह का डिप्रेशन टाइप का लगेगा, लेथार्जिक तो बॉडी लेथार्जिक बॉडी लगेगा। तो ये विटामिन B12 और की इसी कमी में से कहता है बच्चे लोग को घर में, अरे चढ़ो चढ़ो, चिपो तो दबाओ तो, है ना। यस यस, ये हम समटाइम्स दिस जनरली हैपेंस। हाँ, ये घर में बच्चे लोग को कहते हैं चलो पीठ पे चढ़ो, पैर पे चढ़ो, दबाओ। अगर ये सिम्टम आ रही है तो कहीं ना कहीं ये सब की कमी है, और ये सब शुरुआत है राइट, है ना। तो इसमें जब हाई सस्पिशन हो कि ऐसा हो सकता है तो डॉक्टर जांच के लिए भेजना चाहिए डॉक्टर के पास, और उसमें विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब कॉमन जांच है जिसको कर लेना चाहिए। और अगर लो है, 200 से ऊपर है अगर विटामिन B12 तो ठीक है, 200 से नीचे है तो फिर वो चिंताजनक है, क्योंकि इससे जो बीमारी होती है ना, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर विटामिन B12 कमी रहे शरीर में तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड। मतलब नर्व जो है आपका, जो है कॉर्ड जो है, वो डिजनरेट करने लगता है और वो परमानेंट हो जाता है। इसलिए बेटर मतलब नस जो है वो प्रभावित होती है ना। यस, नस प्रभावित होने लगती है, मतलब तो इसीलिए इसी से सिग्नल पास करता है बॉडी का सब। राइट। और दूसरा और क्या होता है, विटामिन B12 का इस्तेमाल बॉडी जो है खून बनाने में भी करता है, अच्छा, ब्लड बनाने में भी करता है। तो अगर वो विटामिन B12 कम रहेगा तो ब्लड भी बनना कम हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया का नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब जो ब्लड बनने का जो फेज होता है ना, उसमें जो रेड ब्लड सेल बनते हैं उसके पहले ही वाले स्टेज में वो उतना ही बन के रह जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वाला जो मेगालोब्लास्ट से रेड ब्लड सेल बनना है उसमें विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। और वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेगालोब्लास्ट ही बन के रह जाएगा, रेड ब्लड सेल बनेगा ही नहीं। तो बनेगा नहीं तो एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा तो थकावट आ जाएगा, लेथार्जिक लगेगा। राइट, तो ये सब ये सिम्टम, थकावट लग रहा है, एकदम बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा लग रहा है थोड़ा सा और कोई दबा देता है, चढ़ जाता है, तो ये सब सिम्टम है राइट, जो विटामिन डी और B12 नस और हड्डी से संबंधित बीमारी आपको हो चुकी है। यस, या सिम्टम वो बता रहा है, आप इसका उपाय करें। हाँ, अगर जांच में जैसे विटामिन B12 का जांच किए, अगर 200 से नीचे हैं तो आप ज़रूर उसका सप्लीमेंट लें। और चूंकि ये ज़्यादा विटामिन B12 नॉन वेज में पाया जाता है, इसलिए जो वेज लोग हैं वो रिस्क पर रहते हैं। हालांकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, तो वो ये सब ले सकते हैं। बट अगर आप प्योर वेज हैं तो विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओरल भी है, इंजेक्टेबल भी है। अगर ज़्यादा कम हो गया, मान लिया कि 200 से भी बहुत कम, मतलब 100 से नीचे आ गया, तो बेटर है इंजेक्शन B12 का लेना चाहिए, ताकि जो इसका लॉन्ग टर्म मतलब डिफिशियंसी, ये सीधा जो है B12 का कमी आपको नस जो होता है उस पर दबाव, उस पर सीधा प्रभाव, और प्रभाव ब्लड डालता पर, है। या और ब्लड पर भी प्रभाव डालता है। हाँ, ब्लड पे, नस पे, और ये जो बॉडी में जो झिंझिनाहट लगता है, और कभी कभी लगता है ना कि हम लोग कोई चीज़ ठंडा डाल देते था, नहीं, भाप टाइप का निकलता है बॉडी से, हाथ पैर में वैसा शून्य होने लगता है कभी। हाँ, तो यस ये यस, सब सिम्टम, मतलब ये सब B12 सिम्टम B12 कमी का सिम्टम है। अच्छे। और ये जो लोग आजकल जो कोका वोका लोग पी लेते हैं, इससे बोन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जो कोका बच्चा खूब पी रहा है आजकल, जो मोटा मोटा बच्चा हो रहा है ना, एकदम क्रंच पोटैटो जिसको हम लोग करते हैं, फूल फुला टाइप का, पकौड़ा टाइप का होता है, ऐसा बच्चा लोग आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन खा रहे हैं इतना ना कि आलू टाइप का, एकदम पकौड़ा टाइप का बन गए हैं। तो उसका हड्डी और ये जो गाँव का बच्चा खेलता है उसके हड्डी में क्या फर्क हो जाती है? नहीं, देखिए, जितना एक्टिव रहता है ना बच्चा, या कोई भी व्यक्ति जितना एक्टिव रहेगा उसका हड्डी उतना मजबूत रहेगा।
और जो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसका रहेगा उसका हड्डी उतना कमजोर हो जाएगा। ये नेचर है, नेचर प्रदान किए हुए ऐसा। इसलिए आप कोका कोला की बात किए हैं, तो ये कोका कोला ये सब जो है ना, ये सब हेल्थ के लिए मतलब हानिकारक है, लेना नहीं चाहिए। बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। और बड़ों का भी स्वागत ये सबसे नहीं करना चाहिए। गांव में गुड़ का शरबत से स्वागत गर्मी में करते थे, हालांकि नींबू चीनी पानी सबसे बेस्ट है। और देखिए हर जगह तो आप गुड़ और नींबू चीनी पानी नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी रास्ते में देखिए ओकेजनल कोई भी चीज लेना ठीक है, एक्सेस ओकेजनल। हाँ, जैसे आप कभी कभी शराब भी ले लेते हैं तो ओकेजनल खराब नहीं है, बट हैबिट बनाना इज बैड हैबिट। हैबिट किसी का भी नहीं होना, हैबिचुएटेड नहीं होना, या नहीं कि डेली हम कोका कोला पियेंगे, डेली फैंटा पियेंगे, डेली हम फास्ट फूड खाएंगे। दीज आर वेरी बैड हैबिट। डेली दारू पियेंगे, ये सब बैड हैबिट है। दिस शुड नॉट बी डन एट ऑल। मतलब लिमिट एक्सटेंट में रहे और लाइफ को एंजॉय करें। या एंजॉय करने के लिए सिगरेट पिए, या फैशन में कभी झाड़ लिए तो चल जाएगा, या तो लेकिन अगर उसको यूज टू और चेन स्मोकर बनेंगे तो मतलब रास्ता आपका जो मंजिल है उससे बहुत दूर भटक जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग एक पहले म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं एंड फिर हम लोग अभी आगे बात करते हैं कि जो कमर और कमर के नीचे जो घुटना होता है, खासकर आप कहीं भी गांव घर में जाएंगे तो जो एक उम्र वाले लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं तो उठना नहीं पसंद करते हैं या उठ नहीं पाते हैं, और अगर उठ जाते हैं तो उनको बैठने में भी बहुत दिक्कत है। मतलब उनके ठेहुनी जिसको हम लोग कहते हैं और कमर में कड़कड़ की आवाज़ शुरू हो जाती है और ये कड़कड़ाहट उनको बहुत दर्द देता है। उनका कारण और निवारण बताएं। राइट। घुटने का दर्द शुरुआत होती है 40 साल के बाद, जिसको एजिंग आर्थराइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि एज के साथ ये बढ़ता जाता है। ऐसे उसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कभी ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया तो आर्थराइटिस हो जाएगा। और साथ में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। आप जहाँ देखे होंगे कभी कभी कि जो फैमिली में है, दादाजी को भी है, बेटा पापा को भी है, खुद भी अपने सफ़र करने लगे, तो इस तरह से होते हैं। और साथ में अगर वेट ज़्यादा है तो ये तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम एजिंग आर्थराइटिस भी है, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें सिम्टम क्या होता है कि धीरे धीरे शुरुआत में तो कभी कभी पेन आएगा, फिर चला जाएगा। आप ज़्यादा देर चलेंगे, पेन आएगा, फिर रेस्ट करेंगे, दवाइयाँ लेंगे, फिर चला जाएगा। फिर कई साल महीनों सालों के बाद फिर ज़्यादा चल गए, या कभी रनिंग जॉगिंग जंपिंग इस टाइप का कर लिए, तो शुरुआत होती है। ये शुरुआत में जिसको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं, जस्ट आता जाता रहेगा। बट धीरे 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 जो ही कार्टिलेज डैमेज होगा, स्टेज इसका बढ़ेगा, आपको पेन एंड स्टिफनेस दोनों होने लगता है। और धीरे धीरे जब पूरा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो फिर पेन स्टिफनेस बढ़ जाता है, उसमें चलने में दिक्कत करता है, पेन परसिस्टेंट बढ़ता है। कार्टिलेज का मतलब क्या, जो जॉइंट हड्डी के बीच में कुछ मसल टाइप का चीज? नहीं, जॉइंट और जॉइंट के बीच में जो बोन है उसको ऊपर एक इलास्टिक मटेरियल होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। अच्छा। वो हड्डी नहीं होती है। वो हड्डी नहीं होती है, और न मसल होता है, और न मसल होता है, स्पेशल है। वो मसल तो जॉइंट के बाहर होते हैं। एक्चुअली जॉइंट जो है ना, नी जॉइंट जो है, तो कार्टिलेज का एक कॉन्सेप्ट है कि न तो वो हड्डी है और न वो मसल है, वो हड्डी मसल के बीच का चीज है, हड्डी के बीच में कुछ चीज है। हाँ, इलास्टिक चीज है जी, थोड़ा जिसमें इलास्टिसिटी रहती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छा, जैसे आप बाइक पर चढ़ते हैं, शॉक एब्जॉर्बर नहीं दे तो क्या हालत होगी आपकी कमर का, ज्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। उसी तरह से जॉइंट के अंदर, या आप कमर की भी बात करें तो कमर के अंदर रीढ़ के बीच में डिस्क होता है जिसको डिस्क बोलते हैं, और वो भी कार्टिलेजिनस ही रहता है, फाइब्रो कार्टिलेज। और अच्छा, कार्टिलेज का ऐसा जनरल हम समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि नाक के सामने वाला यस,
नाक के सामने और कान का जो कान का जो टफ स्ट्रक्चर है, लूज है ना, टफ है या हाँ, कान उठा भी जाता है ना, कान उठा भी जाता है, बट सीधा हो जाएगा, छोड़ देंगे हाँ, तुरंत सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा। जी, राइट। जी, जी। तो ये कार्टिलेज कहलाता है। और इससे थोड़ा टफ कार्टिलेज जो है ज्वाइंट के, क्योंकि इसको वेट लेना है, नाक कान वाले को तो वेट नहीं लेना है। जी जी। तो ये ज्यादा सॉफ्ट वाले कार्टिलेज हैं। कार्टिलेज के भी कई वेराइटी हैं, बस उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो टफ टाइप का थोड़ा कार्टिलेज होता है, जो कि ज्वाइंट को मतलब हड्डी के संपर्क में आने से रोकता है और वो ग्लिसरिंग इफेक्ट देता है। अच्छा। उसके अंदर जो होता है ना, एक फ्लूइड होता है, ग्रीस, जिसको भाषा में अरे मेरा तो ग्रीसेस सूख गया, ग्रीसेस सूखता नहीं है एक्चुअली, वो बढ़ जाता है और थिन हो जाता है, राइट। सूखता नहीं है, तो वो बल्कि इसीलिए स्वेलिंग भी हो जाती है। आप देखेंगे कि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसका नी में स्वेलिंग हो गया, तो मतलब उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है, जिसको ग्रीस आप बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में, तो वो नी ज्वाइंट के अंदर केवल 4 ml रहता है, नॉर्मल 4 ml रहेगा। तो 4 ml रहेगा तो बढ़िया काम करेगा। और जो ही वो घिसने लगता है, तो उसको क्या, घिसाव को रोकने के लिए नेचर क्या करेगा कि ज्यादा स्लिपरी बनाओ, ज्यादा ग्रीस डालो। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। अब बहुत ज्यादा बन जाएगा तो क्या होगा, कैप्सूल जो है स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेचिंग होगा कैप्सूल का, चारों तरफ से तो जॉइंट बंद है, तो स्ट्रेचिंग होगा, तो उसके खिंचाव से भी पेन होगा। और चूंकि हड्डी घिस रही है, कार्टिलेज घिस गया, बोन में बोन टकरा रहा है, तो क्या होगा, दर्द होगा। आवाज आएगी। तो दर्द होगा तो क्या होगा, मूवमेंट, जो ही नेचर में दर्द होगा तो क्या होगा, मसल जो अगल बगल का होता है स्पाज्म में चला जाता है। नेचर क्या चाहता है, रोके, मतलब मूवमेंट नहीं होने दे, तो इसलिए स्टिफ हो जाएगा वो तुरंत। स्टिफ हो जाएगा तो क्या होगा, आप बैठेंगे तो फिर उठने का नहीं, जो आपका क्वेश्चन था कि बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते या उठने का मन नहीं करता। हाँ, तो 2 कारण हो गया। एक तो क्या है, कार्टिलेज घिसा हुआ है तो बोन में बोन टकरा रहा है तो पेन हो रहा है। पानी जमा हो गया, पानी कहने का मतलब साइनोवियल फ्लूइड जमा हो गया ज्यादा, तो कैप्सुलर स्ट्रेचिंग से वो फूल गया है तो वो पेन हो रहा है अलग। फिर मसल स्पाज्म पकड़ के बैठ गया उसको, क्योंकि नहीं हिलो नहीं तो पेन होगा। तो मसल स्टिफ हो गया, तो वो और जो चूंकि अब चिकनापन नहीं है तो कड़कड़ाहट की आवाज आएगी उसमें, जिसको क्रेपिटस भी बोलते हैं। कई बार आप हाथ रख के घुटने को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे तो आपको क्रेपिटस की भी फीलिंग होती है। तो फिर वो बोलता है कि मेरे जॉइंट में आवाज आ रही है, हल्ला कर रहा है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है, इस तरह से बातें हो जाती है। तो और ये भी देखा गया है कि जो जिसका कमर, हाँ थोड़ा सा ये मैं पूछना चाहूँगी, जो बड़ा कॉमन सी बात है और कॉमन सा मैंने देखा है कि जो ओल्ड एज होते हैं और स्पेशली बाथरूम में जो गिरते हैं, उसके बारे में बताइए कि थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिया जाए, लोग क्या लें जिसके घर में ओल्ड लोग रह रहे हैं। और ये फ्रैक्चर जो होता है, कुल्हा टूटना, हम अक्सर देखे हैं, बहुत सारे स्टाफ्स को भी देखे हैं, अरे मम्मी गिर गई हैं, कुल्हा टूट गया है। अब कुल्हा ही क्यों टूटता है, ये बड़ा मतलब सोचने वाली बात है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। राइट। वो ओल्ड एज में जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है तो हड्डी कमजोर होने लगती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उम्र के साथ धीरे धीरे हड्डी का छीन होना होता है। जैसे क्या होता है ना, एक सर्टेन लेवल तक बोन में कैल्शियम का जमा होते रहता है, जैसे 35 ईयर तक मैक्सिमम कैल्शियम जमा हो जाएगा। उसके बाद 0.1% लॉस होता है पर ईयर। और यही लॉस जो है फीमेल में स्पेशली 44 ईयर के बाद जब मीनोपॉज होता है, मतलब मीनोपॉज में महीनवारी जब बंद होता है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, राइट। तो हार्मोनल चेंजेस से ना ये ऑलमोस्ट 1% पर ईयर लॉस होने लगता है, मतलब लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होते हैं, हड्डी का घिसाव ज़्यादा होते हैं। और ये तब और ज़्यादा होते हैं जब सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, नौकर चाकर आप रख लिए हैं 4 को, पानी देने के लिए भी आप पानी भी मांग के पी रहे हैं, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस और बढ़ता जाएगा। आप घर में और कन्फाइंड होंगे, सन एक्सपोजर घटते जाएगा, तो हड्डी क्या होता है, कमज़ोर हो जाती है। तो कमज़ोर होती है तो क्या होगा, ट्रिवियल ट्रॉमा में, मतलब ट्रिवियल थोड़ा सा गिरे बस फ्रैक्चर हो जाएगा। और जो कूल्हे के पास वाला हड्डी है वहाँ पर ज़्यादा लॉस हो जाता है कैल्शियम का, जिसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाता है। तो सो जो कॉमन एरिया है, कूल्हे का हड्डी है,
रिस्ट का हड्डी है जिसको बोलते हैं लोअर इन रेडियस, उसको बोलते हैं रिस्ट का हड्डी, वो भी कमजोर हो जाता है। और जब गिरते हैं तो सबसे पहले क्या आदमी करता है, हाथ को आगे बढ़ाता है, स्पेशली लेफ्ट हैंड को, दोनों बढ़ाता है बट लेफ्ट हैंड पहले बढ़ जाता है। तो जब उस पर पड़ता है तो फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉलेज फ्रैक्चर। बहुत कॉमन है, आप देखेंगे हल्का गिरा कॉलेज फ्रैक्चर हो गया। फिर अगर वो नीचे जमीन पर गिर गया तो क्या है, कुल्हा जो टकरा जाता है फर्श से, तो कुल्हा टकराता है तो वो दो तरह का वहाँ फ्रैक्चर होता है, या तो फ्रैक्चर नेक फीमर हो जाएगा या ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हो जाएगा। और दूसरा मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी ओल्ड एज हो जाए, स्पेशली 55 साल के ऊपर हो जाए, तो बेड से उठें तो एकाएक हड़बड़ा के नहीं उठें। आप उठ के बैठें, लंबी सांस लें, रिलैक्स करें, उसके बाद धीरे से कुछ पकड़ के उठें, थोड़ा सा हाथ पैर का मोशन देख लें। हाँ, तो और खड़ा होके देख लें कि चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन भी ओल्ड एज के साथ क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी ब्रेन में कम होने लगता है। क्यों कम होता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब नैरोइंग हो जाता है ब्लड वेसल का। तो कभी कभी क्या होता है, कम होता है, एकाएक उठ के बैठ के खड़े हो गए तो क्या ब्रेन में ब्लड गया नहीं तेजी से, तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। और जहां गिर जाएंगे तो चूंकि हड्डी कमजोर है, ऑलरेडी उसको मिला हुआ है कमजोर हड्डी, टूट जाएगा खट से। कभी कभी आप बाथरूम ओल्ड एज में जाते हैं, स्पेशली बड़ा बाथरूम है तो सबसे डेंजरस है, बड़ा क्योंकि बाथरूम चकचक टाइल्स, हाँ चकचक टाइल्स वाला स्लिपरी। तो बड़ा बाथरूम है तो क्या आप गिरने लगेंगे तो कहीं दीवार नहीं है कि आप पकड़ सकें। छोटा बाथरूम बहुत छोटा नहीं है, चिकना बाथरूम है तो कोई चिकना बाथरूम है तो वो, हाँ स्लिप मतलब कर जाएगा। फैशन से ज्यादा है ये फेवरेबल कंडीशन। यस, राइट। तो आप दूसरों को दिखाने के लिए भी कई बार बाथरूम एकदम लग्जरी बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं जी। दीवार दूर दूर है और एकदम चमकदार आपने फर्श बिछा दिया मार्बल, जस्ट उसमें चमक रहा हो बट उसमें थोड़ा रफनेस होना चाहिए। अगर मान लिए चमकदार बना भी दिए ना तो मार्केट में बहुत सारे वो रफ वाले वो सब आते हैं जो आप नीचे लगा सकते हैं, प्लास्टिक के रहते हैं। तो उस टाइप के उससे आपको एंटी ग्लाइडिंग इफेक्ट दे सकते हैं बाथरूम में, ताकि स्लिप नहीं हो। जहाँ स्लिप ओल्ड एज में करेंगे ना तो कई बार क्या होता है, गिरने के पहले ही फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ तब, जब हो गया तब गिरे। तो कई बार इस टाइप से होता है, गिर गए तो समझिए ओल्ड एज में चूंकि हड्डी कमजोर है, अब स्लिप करके गिर गए और चोट लगी सीधे कुल्हे पर, तो कुल्हा फ्रैक्चर हो जाएगा। और ये जो कुल्हा फ्रैक्चर होना ना ओल्ड एज में बहुत ही खराब है। इसका सर्जरी के बाद भी कितना हीलिंग होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल और ऑलमोस्ट 3 महीने का बेड रेस्ट हो जाता है। आप ठीक है सर्जरी के बाद आप खड़े कर देते हैं, चलते हैं, बट नॉर्मल तो नहीं चल सकते। तो धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि ओल्ड एज हो रहा है तो ब्रेन का भी एट्रोफी होने लगता है, तो भूल जाता है चलना। सब कभी कभी सिखाना पड़ता है फिर से। तो इसलिए ये केयरफुल रहना चाहिए, ये सब सावधानियां हैं। और ओल्ड एज हो गए, स्पेशली ज़्यादा ओल्ड एज हो गए, 70-75 साल के हो गए, तो एडवाइजेबल है कि छड़ी रखें। मतलब मेन आपका मकसद है एवॉइड फॉल एंड डिसबैलेंस जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ, मतलब गिरने से बचें, क्योंकि गिरेंगे तो हड्डी टूटेगी। क्यों टूटेगी, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है, कमजोर हो चुकी है राइट। तो इसलिए सजेस्टेड है। तो ये सब कुछ सावधानियां, और एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें। जितना दिन चलते फिरते रहेंगे उतना आप चलते ही फिरते रहेंगे। जिस दिन बेड रिडेन हो गए फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो जनरली देखे हैं कि जो जिसका पैर में प्रॉब्लम हो जाता है तो पैर एकदम फूलने टाइप का, बीच में जो शेप होता है ना वो गजब टाइप का कर्व टाइप का पैर हो जाता है, सीधा स्ट्रेट नहीं रहता है, बाहर की ओर फेंका जाता है। और आदमी चलता है तो लगता है कि पैर गजब का फेंका रहा है देखने से। तो उसका करेक्शन क्या है? हाँ, तो वो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जब हम लोग बातें कर रहे थे, तो जैसे जैसे मेडियल साइड में ज़्यादा डैमेज होता है, तो मेडियल साइड में डैमेज होगा। एक्चुअली नी का 3 पार्ट होता है, एक मेडियल, एक लेटरल, एक आगे, जिसको पेटलोफिमोरल बोलते हैं। तो मेडियल साइड में जब डैमेज होगा तो क्या होगा, वो कर्व होने लगेगा, जिसको वायरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में वायरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो जो ही जितना वायरस बढ़ेगा उतना आपका बॉडी का वेट जो होगा सीधा जाएगा, तो मेडियल साइड में जाने लगेगा। और वेट अगर ज़्यादा है तो और तेज़ी से मेडियल साइड में आपका वेट जाएगा।
तो क्या होगा, घुटना जो है बाहर की ओर फेंक देगा, जिसको वायरस नी बोलते हैं। और जब वो बाहर चला जाएगा, सीधा घुटना है ही नहीं, तो आप वैडलिंग गेट जैसा चलने लगे, बतख जैसा चलने लगेंगे, तो वैडलिंग गेट हो जाता है। और चूंकि दर्द होते रहता है, आप ठीक से चल नहीं पाते, चलना कम हो जाता है, तो नीचे पैर में भी सूजन आने लगती है, जिसको पेडल एडिमा भी बोलते हैं। हालांकि पेडल एडिमा के और भी कई कारण हैं, मेडिकल कॉज भी हैं, बट ये भी है कि आपका जो नीचे जो काफ मसल है वो एक सेकेंड हार्ट का काम करता है। जी। आप जितना चलते फिरते रहते हैं उतना वो एक्टिव रहता है, उतना ब्लड को ऊपर पंप करता है, तो नीचे ब्लड स्टेगनेशन को होने से रोकता है, जिससे कि आपको स्वेलिंग नहीं आती है। चूंकि आप हैरस हो गया, स्वेलिंग हो गया, तो आपको लगेगा कि एकदम बल्कि जैसा ऐसे बाहर की ओर फेंक दिया, उसमें चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो उस स्टेज में जब इतना सीवियर हो जाए कि आपको डे टू डे एक्टिविटी आपका इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब आपको टॉयलेट बाथरूम जाने में भी तकलीफ होने लगा, मार्केटिंग तो दूर की बात है, मार्केट जाना और बाहर घूमना और वॉकिंग करना अगर दूभर होने लगे और टॉयलेट भी दूसरे का सहारा लेने लगे, तो उस स्टेज के पहले या उस स्टेज तक होते होते आपका सर्जरी होती है, जिसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, घुटने का प्रत्यारोपण। और ये बहुत ही इफेक्टिव सर्जरी है। टोटल लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपका पैर बिल्कुल सीधा हो जाएगा, आप नॉर्मल वॉकिंग करेंगे, कोई तकलीफ नहीं रहती। और जो वायरस डिफॉर्मिटी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। केवल लिमिटेशन रहता है कि आपको ज़मीन पर बैठना अलाउ नहीं रहता, उसमें बैठ सकते हैं बट वो उठने में ज़्यादा रोटेटरी फोर्स लगता है, तो उसका लाइफ कम हो जाता है। या चूंकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो आपके बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए है, राइट। तो आप उसका केयर करेंगे तभी वो आपका केयर करेगा, तो दोनों एक दूसरे का केयर करना पड़ेगा। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना वो सब जरूरी हो जाता है। तो सर आपके से हम लोग अभी अगला वाला पड़ाव पे करेंगे, लेकिन अभी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। लास्ट में हम और भी समझेंगे कि कुछ दर्द जनरल जो है हड्डी से संबंधित या हड्डी से हट करके वो दर्द के कारण कैसे कैसे होती है, दोस्तों थोड़ी सी भी बात करेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं पहले। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आदमी जब सोया रहता है, एकदम डीप स्लीप में है, तो उसको देखिएगा झटका मारता है बीच बीच में। अगर आप बगल में सोए हैं तो हाथ पैर में एकदम झटका लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने मजाक मजाक में शायद इसको पढ़े, वो सही है, और ये सही है तो कितना सही है आप इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जैसा हमने पढ़ा कि जब आदमी सोता है तो उसका ब्रेन, बॉडी, दिमाग सब कुछ रिलैक्स होने चला जाता है, तो उसके साथ साथ हार्ट भी रिलैक्स होने चला जाता है। और जब हार्ट रिलैक्स चलेगा तो हार्ट धड़कता है 24/7, तो जिंदगी मिली हुई है। जहाँ हार्ट सो गया तो जिंदगी लगता है सो जाएगी। तो उसी को चेक करने के लिए लगता है कि ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करती है कि भैया तुम सुतल हो कि जागल हो, तो शायद उसी के कारण फड़का, शायद झटका लगते रहता है। इसका कारण प्रॉपर है क्या? मैं तो मजे के रूप में इसको मैंने ऐसा पढ़ा कि शायद यही होता होगा, ब्रेन चेक करते रहता है कि दिल सोया कि जगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के दिन पेशेंट पूछता है कि सर एकदम रेस्ट में रहना है क्या, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना है क्या? बोले क्यों? जो ही उसमें पावर आ गया, मतलब एनेस्थेसिया का इफेक्ट खत्म हो गया, क्यों स्टार्ट योर एक्सरसाइज। जी। बोला सर दर्द नहीं करेगा क्या? बोले दर्द करने दो, उसके लिए हम दवा दे रहे हैं ना, दर्द का एपिड्यूरल इंजेक्शन चल रहा है और बाकी एनाल्जेसिक जो भी पेन मैनेजमेंट का सिस्टम है वो कर रहे हैं। एक्सरसाइज तो स्टार्ट करो तुम, स्पेशली फिंगर मूवमेंट, टोज मूवमेंट, है ना। फिर बोला क्यों सर? बोला कि देखो तुम्हारा ये मसल है ना, और हार्ट भी क्या है, एक मसल है, तो हार्ट रुकता है क्या? जी नहीं ना। तो हार्ट एक मसल, ऐसा मसल है जो कभी नहीं रुकता, केवल जब रुकता है तो शायद फॉरएवर हो जाती है। या जब रुकता है तो फॉरएवर रुक जाता है, या दुनिया में प्रस्थान का लाइसेंस बन जाता है। राइट। तो हार्ट मसल चूंकि वो भी मसल है, वो कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है, चल रहा है, तो आपको भी चलना है, चलाना है।
तो समझ जाते हैं कि हाँ हमें एक्सरसाइज करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे, नॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं एकदम कंप्लीट रेस्ट। बताया ना, सबसे जो जब भी कभी भी इंजरी हो तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, इमोबिलाइज करना है, प्लास्टर लगाना है या जैसे भी ऑपरेशन करना है, इमोबिलाइज करना है। दूसरा स्टेप क्या है, एक एलिवेट करना है ताकि सूजन नहीं हो। तीसरा स्टेप है एक्सरसाइज करना है। दवा का जो एडवाइस डॉक्टर करता है वो लास्ट है, चौथा। पहला इमोबिलाइजेशन, एलिवेशन, एक्सरसाइज और देन मेडिसिन का ज़्यादा रोल नहीं रहता। मेडिसिन थोड़ा बहुत करता है, दर्द कम करने के लिए ज़रूरत भी है मेडिसिन का, बट ये सब आपको सबसे पहले करना है। तो आप बोल रहे हैं कि सोए में झटका मारता है, इसलिए नहीं है कि हार्ट सो जाता है, हार्ट तो चलते रहता है। यस यस, हार्ट तो शायद, लेकिन ये कभी कभी झटका जो मारता है ना तो लगता है कि कुछ गड़बड़ सिम्टम तो नहीं है। तो ये ऐसा कोई सिम्टम स्पेशल कोई फोकस नहीं है, सोचने वाली बात नहीं? नहीं, ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है। और कभी मान लिया कहीं कोई स्पाज्म हो गया, स्ट्रेस हो गया, कभी आप सपना देख लिए, वो अलग बात है। सपने में किसी को लात मार दिया तो खासकर फुटबॉल वाला सपना देखे ना तो अक्सर लोग मार देते हैं। तो हाँ, तो दूसरा आदमी जो सोया उसको तो अरे इसको तो झटका आ गया। हाँ, कभी कभी कोई बीमारी है जैसे इपिलेप्टिक फिट आ गया तो उसमें वैसा हो सकता है, बट ये सब रेयर है। जिसको बीमारी है उसी को वैसा होता है। तो अपने आप झटका मारना ये शायद कभी हो सकता है, जैसा कि बट वो स्पॉन्टेनियस होने की संभावना रहती है। जैसा बताया, सपने उपने में आप ऐसा कर दिए तो वो अलग बात है। अदरवाइज ऐसे कोई बीमारी हो तभी झटका मारेगा, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली नहीं मारेगा। और हार्ट कभी स्लिप नहीं करता, और जिस दिन स्लिप कर गया उसको CPR दे करके जगाने की कोशिश करते हैं। अगर जग गया तो ठीक है, नहीं तो गॉन फॉरएवर। हाँ, आपने भी हाल में एक वट कथा के बारे में बताया, सावित्री सत्यवान की कहानी, वो मैंने सुना था। मैं भी उस समय चालू रखा था अपना देश रेडियो सम्राट। मुंबई में भी सुन लेते हैं इसको। या सुनते हैं, तो उसमें मैंने सुना, बहुत अच्छी से बताया आपने। एक्चुअली जिसको CPR बोलते हैं, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। जी जी। तो वो जो कहानी चला है कि यमराज से सावित्री ने लौटा लिया, एक्चुअली प्राण लौटा लिया, ये तो कहानी बना दिया। बट एक्चुअली क्या है कि दैट इज ऑल्सो नोन एज सावित्री टेक्निक। मतलब जब सत्यवान की डेथ हो गई, डेथ मीन्स जब हार्ट एकाएक रुक गया उसका, तो वो रोना धोना उसके छाती पर पटकाना शुरू कर दी। और इतना पटकाई और इतना छाती पर मारी पटकी कि वो मतलब हार्ट चालू हो गया जिसको या आप इनडायरेक्टली आज के जमाने में कर सकते हैं कि कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन हो गया और वो उठ बैठा। तो उसी समय से चलने लगा है कि अरे तुरंत हार्ट अटैक हुआ है, विदिन 3 मिनट चालू करो। अगर विदिन 3 मिनट चालू कर दीजिए तो कार्डियक अरेस्ट है, तो अगर बंद है तो वो चालू हो जाता है। चालू होने की संभावना रहती है अगर विदिन 3 मिनट किए तो इसलिए जो टेक्निक है वो हर कोई को जाना चाहिए, क्योंकि खाली डॉक्टर जानेगा तो विदिन 3 मिनट तो डॉक्टर नहीं पहुंचेगा। तो आपके बगल में हुआ तो आप चालू कर दो सावित्री बन जाओ, तो वो बच सकता है लाइफ। तो इस तरह का है। ऐसा झटके उटके जो आते हैं वो ओकेजनल हो सकते हैं, कभी डिजीज में होते हैं, कभी जैसा बताया उस टाइप से होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं होते। और हार्ट कभी स्लिप नहीं करता जब तक आप अलाइव हैं। जी, तो हम लोग कहते हैं ना, दिल, दिमाग और जुबान ना और आँख, ये किसी भी बॉडी का बड़ा एक अहम पार्ट है, और इसमें मित्रता भी बड़ी तगड़ी है। राइट जी। तो ये कहा गया है कि जो आँख है वो किसी को देखता है या देखती है, और उसको देखने के बाद जो है ना दिल धड़कने लगता है, और इन दोनों के बीच में वो जो काम कर देता है वो दिमाग कुछ प्रोसेस कर देता है। दिमाग तो अच्छा ही प्रोसेस करता है, लेकिन जो जुबान है ना कुछ ऐसा चीज बोल देता है कि कभी रिस्पेक्ट भी मिलता है और न तो रिटर्न में जूता चप्पल भी मिल जाती है। तो ये जो दिल, दिमाग, आँख, ये सब जो है इसकी प्रिकॉशन बहुत ही सावधानी से रखना है। दर्द होती है तो दर्द का निवारण पे उपाय डॉक्टर के पास जरूर मिलना है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी जो बताए वो बहुत ही सार्थक। आज हम लोग पेन पे, हड्डी और नस संबंधित और विटामिन जो कैसे हम लोग को जिंदगी को
दर्द में डाल देता है और कैसे हम उससे छुटकारा पाएंगे। जो प्रीमा फेसी बताया गया है और बहुत क्यूट है, तो स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क में रहना चाहिए। और इन्होंने जो अपना बेस्ट सीखा है, अपना जो श्रेष्ठ गुण लिए हैं एजुकेशन में, और ये जो बेस्ट कर करके खुशियाँ जो घोल रहे हैं समाज में, परिवार में, और यूं कहें परिवार तो घर होता है, समाज भी होता है और देश भी अपना परिवार ही है। तो ये जो सेवा दे रहे हैं अपना श्रेष्ठ और बेस्ट बन करके खुशियाँ बांट रहे हैं, शायद रिटर्न में इनको भी खुशियाँ मिल रही है, इस चीज़ को लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इनको है। तो ये डॉक्टर प्रोफेशन को भली भांति निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कीप योर बॉडी हेल्दी, पीसफुल माइंड एंड कीप गुड रिलेशन विद द पीपल, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। तो ये हेल्दी लाइफ है। मतलब जो हेल्थ है वो डिफाइन ही किया गया है कि आपका हेल्दी बॉडी, फिजिकल well-being, mental well-being and social well-being, all three should be there। तो आप स्वस्थ रहें, माइंड पीसफुली रखें और लोगों के साथ जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, टेंशन लेस रहें, खुश रहें, और अगल बगल को जितने भी सराउंडिंग है, पास पड़ोसी, सबको खुश रखें। और इससे बेहतर हो क्या सकती है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि स्माइल का कॉस्ट तो नथिंग है, बट ये देता ऑल थिंग्स है।